हेलो एवरीवन। आज हम आगे के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 25 तक के एमसीक्यू सॉल्व करा दिए थे। आज हम 25 से आगे के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है बिजनेस स्टडी का, नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर है, इसके हम एमसीक्यू कर रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, एमसीक्यूज वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसने चैप्टर की डिटेल स्टडी की होगी, इसलिए आप डिटेल स्टडी करने लग जाएं। मेरे चैनल पर इसकी वीडियो डली हुई है, नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस चैप्टर को मैंने चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है और डिटेल में बनाई हुई है, उसकी स्टडी लगाएं। चैनल पे जाएं, 11th क्लास प्लेलिस्ट ओपन करें, उसमें सभी वीडियोस पड़ी हुई हैं बिजनेस स्टडी की। तो आइए आज हम आगे के एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। देखिए, इट इन बिजनेस व्हाई इज इट एसेंशियल टू मेक अ प्रॉफिट। क्वेश्चन कह रहा है कि बिजनेस में ये जरूरी क्यों है कि प्रॉफिट ही होगा। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, इट प्रोवाइड्स अ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। ये क्या करता है? बिजनेस एक इन्वेस्टर्स को रिटर्न प्रोवाइड करता है, इसलिए ये एसेंशियल है कि प्रॉफिट ही होगा। सेकंड थिंग है, इट प्रोवाइड फंड फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन। बिजनेस क्या करता है? फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए फंड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट थिंग है, इट इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी। ये क्या करता है? बिजनेस एक कंपनी की रेपुटेशन को भी बढ़ा देता है। अगर बिजनेस आपका प्रॉफिट अर्निंग करता रहेगा तो आपकी कंपनी की क्या होगी? रेपुटेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखने वाली बात जो आ रही है उसमें ये लग रहा है कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं। डी, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी एबव ही होगा, क्योंकि सभी स्टेटमेंट बिजनेस से ही रिलेटेड है और बिजनेस की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है 27 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो रीड करते हैं। स्कोप ऑफ कॉमर्स इज नैरोअर देन बिजनेस। बिल्कुल, चैप्टर की स्टार्टिंग इसी से हुई थी। बिजनेस क्या होता है ये हमने समझा था, और बिजनेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री में और कॉमर्स में। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कॉमर्स होती है वो बजाय किसके, जो कॉमर्स होती है बिजनेस से छोटा टर्म होता है, नैरोअर टर्म होता है। तो सही बात है, यहाँ पर जो कॉमर्स है बिजनेस के कंपैरिजन में नैरोअर होती है। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट, कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड एक्सिलरी टू ट्रेड। ये भी स्टेटमेंट सही है इनका। क्यों? कॉमर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पहला ट्रेड और दूसरा एक्सिलरी टू ट्रेड। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट है, फॉरेन ट्रेड इज अ परचेज एंड सेल बाय द ट्रेडर ऑफ द सेम कंट्री। बिल्कुल गलत है ये कह रहे हैं कि ये फॉरेन ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड वो ट्रेड होता है जहां पर सेल और परचेज सेम कंट्री में ही होती रहती है। तो सेम कंट्री में सेल परचेज करोगे तो वो फॉरेन ट्रेड कहाँ हुई? फॉरेन ट्रेड तो वो होती है जहां पर एक कंट्री से सेल करी जाए, एक कंट्री से परचेज की जाए और दूसरी कंट्री में सेल कर दी जाए, इसको फॉरेन ट्रेड कहते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ट्रेडर्स सर्व एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो यहाँ पर इतने 4 ऑप्शंस में से ये सी वाला ऑप्शन फॉल्स है। तो उन्होंने क्वेश्चन भी हमसे यही किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, उनके अकॉर्डिंग ये सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। देखिए, पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ये मैनेजमेंट का फंक्शन है। स्टाफिंग का मतलब होता है कि अगर आप किसी बिजनेस में मैनेजर हैं तो आपको क्या करना होगा? कई सारे एम्प्लॉय और वर्कर को अपॉइंट करना होगा, और एम्प्लॉय और वर्कर जिस फंक्शन से अपॉइंट होते हैं उस फंक्शन को हम स्टाफिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिंग। मैनेजर किसी को कोऑपरेट नहीं करता, वो तो बस एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में लगा रहता है। तो ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है।
नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है वो सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में क्या है, ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं होता है। ओके, नाउ 29 क्या कहता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन कम्स अंडर विच रोल। जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है वो किस रोल के अंडर में आती है। पहला, टॉप लेवल मैनेजर, यानी कि पॉलिसी, किसी बिजनेस की पॉलिसी कौन बनाता है, टॉप लेवल के मैनेजर बनाते हैं, मिडिल लेवल के मैनेजर बनाते हैं, या ऑपरेशनल मैनेजमेंट यानी थर्ड लेवल के मैनेजर बनाते हैं, या ऑल ऑफ द अबव यानी सभी मैनेजर पॉलिसी मेकर होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोई बिजनेस किस तरीके से चलेगा ये उसकी हाई अथॉरिटी डिसाइड करती है। उस हाई अथॉरिटी को ही हम टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं। तो पॉलिसी मेकिंग का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, टॉप लेवल मैनेजर। टॉप लेवल मैनेजर ही किसी बिजनेस में क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज। मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक साइंस है, या दोनों है, और नन ऑफ द एबव। वैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट आर्ट और साइंस तो होता ही होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। कोई भी सब्जेक्ट तो वो सब्जेक्ट आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, बोथ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। नेक्स्ट 31 क्या कहता है, विच ऑफ द बिलो मेंशन आइटम डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होती है, स्केलर चेन का मीन्स होता है कि हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में जो मैनेजर होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर और लोअर लेवल मैनेजर। तो उनमें यदि कॉन्ट्रैक्शन होता है, अगर वो एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो एक सिंगल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सपोज यहाँ पर ए बी सी, अगर सी को कहीं इंफॉर्मेशन ए के पास पहुंचानी है तो पहले सी इंफॉर्मेशन बी को पहुंचाएगा, फिर बी ए को पहुंचाएगा। इसी को हम स्केलर चेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्केलर चेन में क्या होता है कि स्केल के अकॉर्डिंग चेन बनती चली जाती है, जैसे स्केल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर में स्केलर चेन अप्लाई होती है, डिविजनल स्ट्रक्चर इसमें भी स्केलर चेन अप्लाई होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी स्केलर चेन अप्लाई होती है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये इनफॉर्मल है इसलिए यहाँ पर स्केलर चेन अप्लाई नहीं होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा। यहाँ पर स्केलर चेन अप्लाई नहीं हो पाती। ठीक है, लास्ट यानी कि एमसीक्यू नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, देखिए पहले सेंट्रलाइजेशन का मतलब समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सेंट्रलाइजेशन का मतलब ऐसा होता है कि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक सेंटर पॉइंट होता है जो डिसीजन मेकिंग का काम करता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी लोग डिसीजन लेने लग जाएं, कि सभी मैनेजर अपने अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसा होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल ऑपरेट नहीं हो पाएगा। क्यों, सभी लोग अपने अपने डिसीजन मेकिंग करते रहते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब वो पॉइंट जहां पर डिसीजन मेकिंग का काम होता है। तो यहाँ पे मतलब समझ में आ गया होगा कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अब इसके ऑप्शन रीड करते हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या है। तो देखिए रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, यानी कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को रिटेन करना सेंट्रलाइजेशन है। सेकंड डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उसका डिस्पर्सल कर देना। डिस्पर्सल का मतलब है बिखराव कर देना, अलग अलग कर देना। क्या ये सेंट्रलाइजेशन है। नेक्स्ट क्रिएटिंग डिवीजन एज अ प्रॉफिट सेंटर, यानी कि एक ऐसी डिवीजन बना देना जो प्रॉफिट सेंटर का काम करती है। क्या वो सेंट्रलाइजेशन है।
एंड लास्ट है ओपनिंग द न्यू सेंटर ऑफ ब्रांचेस, यानी कि ब्रांचेस के न्यू सेंटर ओपन कर देना। क्या ये सेंट्रलाइजेशन है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन है रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को रिटेन करना, रहना, उसे रखना, यही सेंट्रलाइजेशन होता है। तो 32 का ए ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से हमने 32 तक MCQs सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आगे के MCQs और सॉल्व करेंगे। नाउ अब हम MCQ 33 सॉल्व करते हैं। 33 MCQ क्या बोलता है? टू हैव एन इफेक्टिव डेलीगेशन इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोंग विद। यदि आपको अपनी डेलीगेशन इफेक्टिव बनानी है तो ये इम्पोर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो इनमें से वो कौन सा पॉइंट है जिसमें डेलीगेशन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में होता है, अलोंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो पॉइंट फर्स्ट ऑप्शन है अथॉरिटी, सेकंड मेन पावर, थर्ड इंसेंटिव्स एंड डी प्रमोशंस। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अथॉरिटी। अथॉरिटी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसमें कि एक डेलीगेशन विद अथॉरिटी आता है। एक पॉइंट होता है डेलीगेशन विद अथॉरिटी। तो जो अथॉरिटी होती है उसके पास डेलीगेटेड पावर होती है, साथ में मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा फर्स्ट, अथॉरिटी। MCQ 34 क्या कहता है? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस प्रोडक्ट लाइन इज अ पार्ट ऑफ डेलीगेटेड ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑन द बेसिस प्रोडक्ट लाइन जो होता है वो होता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कई सारे डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं। वहाँ पर ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ की जाती है एज अ डिपार्टमेंट। तो डिवीज़न बना दिए जाते हैं, इसलिए डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में ये काम होता है। नेक्स्ट 35 पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज अ टास्क ऑफ। ये पहले ही वाला लगभग मिलता जुलता MCQ है कि जो पॉलिसी मेकर्स होता है वो कौन सा मैनेजर करता है? तो टॉप लेवल मैनेजर ही इसका पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। नाउ MCQ 36 क्या बोलता है? विच ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। जब कम्युनिकेशन प्रोसेस अप्लाई होती है तो इनमें से कौन सा वो ऑप्शन कम्युनिकेशन प्रोसेस का नहीं है, वो हमें सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए, डिकोडिंग करना, कम्युनिकेशन करना, चैनल एंड रिसीवर। तो इसमें कम्युनिकेशन ही इसका एलिमेंट्स नहीं है। क्यों? हम कम्युनिकेशन तो कर ही रहे हैं, तो इन ऑप्शन में से कम्युनिकेशन ही इसका एलिमेंट नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए, विच ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या है कि डिकोडिंग होती है, चैनल होते हैं और रिसीवर होता है, लेकिन कम्युनिकेशन उसका पार्ट तो है नहीं। कम्युनिकेशन तो हम कर ही रहे हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है बी। नाउ अब हम आते हैं MCQ 37 पे। MCQ 37 क्या बोलता है? नेम द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स। हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन बाय टेक्स्ट करते हैं, बाय सिंबल करते हैं। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि उस ऑप्शन का, उस प्रोसेस का नाम बताइए जो हमारे मैसेज को सिंबल में कन्वर्ट कर देता है, सिंबल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि बोलने से अच्छा है कि एक एरो बना दिया जाए, तो इससे ये पता चल जाता है कि एरो किस साइड इंडिकेट कर रहा है। तो ये सिंबल का काम करता है। तो कम्युनिकेशन का वो कौन सा एलिमेंट है, कौन सा फैक्टर है जो कि हमारे मैसेज को क्या कर देता है? सिंबल में कन्वर्ट कर देता है। ये हमें पूछा है उन्होंने। तो अब इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वो पता करते हैं। तो फर्स्ट है मीडिया, सेकंड बी ऑप्शन है एनकोडिंग, सी है फीडबैक और डी है डिकोडिंग। तो यहाँ पर एनकोडिंग वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि हम अपने
मैसेज को सिंबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जब हमारा मैसेज सिंबल में कन्वर्ट होगा तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनकोडिंग। ओके, तो एनकोडिंग के थ्रू हम अपने मैसेज को सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 38, नेम द एक्सिलरी टू ट्रेड विच रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। यहाँ पर एक्सिलरी टू ट्रेड के बारे में हम समझ रहे हैं, तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन एक्सिलरी टू ट्रेड वाला है जो टाइम की हिंड्रेंस को ख़त्म कर देता है। तो टाइम की हिंड्रेंस का मतलब समझ लीजिए पहले क्या होता है। जैसे अगर हम किसी फूड क्रॉप्स की बात करें तो फूड क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो सीजनल टाइम पर ही उनकी पैदावार होती है, लेकिन उनकी डिमांड साल भर रहती है। जैसे कोई हरी पत्तेदार सब्जी है तो उसका जो प्रोडक्शन होगा किसी स्पेसिफिक टाइम पर ही होगा, लेकिन उसकी डिमांड साल भर रहती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये टाइम की हिंड्रेंस को एक्सिलरी टू ट्रेड के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है? तो ये होता है वेयर हाउसिंग। जैसे कि हम बात करें पटेटो की, आलू की। आलू क्या है, एक स्पेसिफिक सीज़न में ही पैदा किया जाता है, स्पेसिफिक सीज़न में ही इसकी खेती होती है, लेकिन आलू साल भर इसकी डिमांड बनी रहती है। तो अब साल भर डिमांड बनी रहती है तो कैसे से इस डिमांड को पूरा करा जाए? क्यों? आलू तो एक स्पेसिफिक टाइम में पैदा होगा और उसी टाइम खप जाएगा, सब लोग खा लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, उसका जो यूज़ होना है वो यूज़ हो जाएगा उसी टाइम। लेकिन अब आगे जिस साल जिस मंथ में वो पैदा नहीं हो रहा उस मंथ में कहाँ से आएगा खाने के लिए? तो ये टाइम की हिंड्रेंस है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो एक स्पेसिफिक टाइम में ही पैदा होता है और उसकी डिमांड साल भर बनी रहती है। तो जो एक्सिलरी टू ट्रेड है वो है इस टाइम की हिंड्रेंस को, टाइम की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? बाय वेयर हाउसिंग। जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वो कोल्ड स्टोरेज क्या करते हैं, इस पोटैटो को सेव कर लेते हैं, अपने यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं और टाइम टू टाइम इन्हें अपने कोल्ड स्टोरेज से निकालते रहते हैं और साल भर इसकी डिमांड को पूरा करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो वेयर हाउसिंग है वो कोल्ड स्टोरेज का ही एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो रहा है वो जो सही हो रहा है वो है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या करता है? टाइम की हिंड्रेंस को ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप इस चैप्टर की डीप स्टडी लगाइए, फर्स्ट वाले चैप्टर की। इससे आपकी डबल फ़ायदा होगा। वो क्या होगा? एक तो आपका चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और आप चैप्टर की जो छोटी छोटी बातें हैं, डीप पॉइंट हैं, वो सब समझ जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुन लें कि अब आपको अपने चैप्टर्स की डीप स्टडी लगानी होगी। बिना डीप स्टडी के आप एग्ज़ाम अच्छी तरीके से पास नहीं कर पाएंगे। अगर आप एवरेजन मार्क्स लाना चाहते हैं तो फिर ठीक है, एवरेजन मार्क्स से कुछ नहीं होता, इसलिए आपको अपने चैप्टर की डीप स्टडी लगानी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है? सोप्स आर इंक्लूडेड अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो जो हमने इंडस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में ही है, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या सीखा था कि बिजनेस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक इंडस्ट्री होती है और एक कॉमर्स होती है। इंडस्ट्री भी 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री 2 तरीके की होती है और सेकेंडरी इंडस्ट्री 4 और 5 टाइप्स की होती है। तो उसी में से किसी एक इंडस्ट्री के अंडर में ये आता है। तो कहते हैं जो सोप बनाते हैं वो किस इंडस्ट्री का पार्ट है? तो सबसे पहला ऑप्शन मैं रीड करता हूँ, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, और सेकंड है एनालिटिकल इंडस्ट्री, थर्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड डी असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि आप इस चैप्टर की स्टार्टिंग को डीपली समझ लें। उसमें मैंने आपको सभी तरीके की इंडस्ट्री को समझाया हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो की स्टडी करें जिसमें मैंने इंडस्ट्री के बारे में आपको समझाया है कि कितने टाइप की इंडस्ट्री होती है और किस इंडस्ट्री में कैसा काम किया जाता है। तो जो सोप बनाने का काम है वो सिंथेटिक इंडस्ट्री का होता है। सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंडर में क्या होता है, कई सारे केमिकल्स को मिला के एक प्रोडक्ट बनाया जाता है।
तो सौंफ भी ऐसी ही प्रोडक्ट होती है जिसमें कई सारी चीज़ें मिलके एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सिंथेटिकल इंडस्ट्री का। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड इज। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहते हैं कि एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके लिए हमें एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो एक्टिविटी कौन सी है? तो ऑप्शन रीड करते हैं। प्रोफेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, नन। तो जो प्रोफेशन है यही वो एक पॉइंट है जिसमें एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है। स्पेशल नॉलेज आपको गेन करनी होगी तभी आप उस प्रोफेशन में आ पाएंगे। जैसे आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको एक स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ेगी, LLB करनी पड़ेगी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आएंगे तो आपको एक स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ेगी। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो MBBS करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज लेनी होती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो स्टूडेंट, अब हमने लगभग 40 MCQ सॉल्व कर लिए। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने MCQ सॉल्व करे थे और इस वीडियो में भी हमने MCQ सॉल्व किए हुए हैं। मैंने अब तक आपको 40 MCQ सॉल्व करवा दिए। आगे के MCQ अब आप खुद सॉल्व करेंगे। और फिर से आपको याद दिला देता हूँ, आप फर्स्ट चैप्टर की डीप स्टडी लगाइए। मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में 11th क्लास में बिजनेस स्टडी वाले पॉइंट में जो वीडियो डली हुई हैं उनकी स्टडी लगाइए, उन्हें प्ले करिए और सीखिए। अपनी बुक्स ओपन करिए, आपको नोट्स सेंड कर दिए थे, उनसे स्टडी करिए, बुक से स्टडी करिए, वीडियो ऑन करिए, उससे स्टडी करिए। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।